अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 21 अक्टूबर 2025 है। वो दिन जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। पिछले एक साल में अदलिया में जो कुछ होता रहा, आज उस मुकदमे को भी सुना जा रहा है और जब वो मुकदमा सुना जा रहा है तो उस मुकदमे के तहत आईनी बेंच के सरबराह बनने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान हर बात को, खास तौर पर जब ये कहा जाए कि जुडिशल कमीशन में हुकूमती अक्सरियत है तो बुरा मान जाते हैं और ये भी कह देते हैं कि झूठ बोला जा रहा है उनके सामने जो झूठ बोला जा रहा है वो किस हद तक झूठ है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और फिर हम साथ ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जो कि 2 सीनियर जजेस हैं, जिनको सुपरसीड करके 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याह्या खान आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, उन दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल मार्शल लॉ को बाकायदा एक्सपोज किया है। उनके ऊपर लगने वाली कदगनों और पाबंदियों का वो पोल खोला है जो कि 18 अक्टूबर को बैठकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर लगाई गई। इस खत के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा है, क्या कुछ कहा गया, उसके चीदा चीदा नकात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर में हम ये बात करेंगे कि महमूद खान अजग से, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर सरबराह हैं, उनकी जो है वो अपोजिशन लीडर की नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कर दी है। और उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का एक मुकदमा जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने आया और वहाँ पर एक हैरानकुन सूरत हाल बनी, उसकी सिचुएशन भी हम आपको ब्रीफली बताएंगे। तो वैसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं और आगाज़ अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त से मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुफस्सल मामला है, इस पर हम तफसीली अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आज 26वीं आईनी तरमीम की समाअत थी। हम इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज की जो समाअत बराह रास्त नशर भी की जा रही थी, उसमें समाअत के इख्तिताम पर अचानक आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान बरहम हुए। उन्होंने कहा ये बदनीयती है, ये झूठ बोला जा रहा है आपकी, मतलब उन्होंने अल्फाज उनके नहीं थे लेकिन उनके चेहरे के तासुरात यही थे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप मेरे उस पसंदीदा जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जिसमें चाहे हुकूमती जमातों की अक्सरियत है लेकिन उसने मुझे आईनी बेंच का सरबराह लगाया है। गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो वकील साहब सामने खड़े थे, कोई दरख्वास्त गुजार हैं अनस अहमद, उनके वकील हैं अदनान खान। वो दलाइल ये दे रहे थे कि हजूर फुल कोर्ट की तश्कील दें, ये हमारा अख्तियार नहीं है फुल कोर्ट की तश्कील देना, लेकिन चूंकि अब आईनी बेंच भी जो बनाया गया है या जजेस की जो नामजदगी भी है उसमें अक्सरियत जो है वो हुकूमती जमातों की है, यानी वो जुडिशल कमीशन की तरफ उनका इशारा था। तो बस यही बात करने की देर थी कि अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, हम बहुत अरसे से और बड़े तहम्मुल से ये बात सुन रहे हैं, हर शख्स यही बात करता है, ये बदनीयती है, हमें बताएं ज़रा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कैसे अक्सरियत है हुकूमत की। सामने खड़े वकील जो हैं वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे, गालबन उन्होंने इसी पर्पज़ के लिए वो मज़ीद जवाब नहीं दिया और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इंटरवीन किया और मामले को एक और जानिब लेकर गए। लेकिन मरियम, मैं ये चाहता हूँ कि क्विकली सबसे पहले हम देख लें कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के तहत आइन का आर्टिकल 175 जो अमेंड किया गया था उसमें सबसे पहले अरकान कौन से हैं और फिर वो भी देख लेते हैं कि क्या अमीनुद्दीन खान साहब का गुस्सा जायज़ था या नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन जुडिशल कमीशन है, जिनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या पाकिस्तानी जुडिशरी से 5 जजेस इस 13 रुकनी कमीशन का हिस्सा हैं। उसके बाद आ जाते हैं 6ठे नंबर पर अगर हम गुफ्तगू करें तो लॉ मिनिस्टर हैं, 7वें नंबर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, 8वें नंबर पर बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान बार से। उसके बाद जो 9वां नंबर है वहाँ पर गवर्नमेंट के कौमी असम्बली से एक शख्स हैं, एक नॉमिनी है गवर्नमेंट के, और एक 11वें नंबर पर सेनेट से नॉमिनी है 10वें नंबर पर। जिसके बाद 2 अरकान हैं अपोजिशन से, वो भी एक कौमी असम्बली से और एक सेनेट से है, और उसके बाद एक हैं स्पीकर नॉमिनी। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हुकूमती अरकान कितने हैं और उसके बाद दूसरे अरकान कितने हैं जो कि हुकूमत के मुखालिफ फरीक हैं। मरियम, चीफ जस्टिस से शुरू करें। मैं आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, वरना या जिस हवाले से ये वोटिंग होती रही है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह बनते रहे हैं उस हवाले से बता रहा हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हमेशा वोट कहाँ दिया?
हुकूमती पलड़े में डाला, हुकूमती पलड़े में आल दो के उनके हक में आया वो। हाँ। लेकिन जहां जहां भी जजेस लगाने थे, जहां जहां एडिशनल जजेस लगाने थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला आना था, उन्होंने हमेशा हुकूमत को वोट किया। ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि आज तक जुडिशल कमीशन कब बना, पिछले साल आज के दिन 21 अक्टूबर को, तब से अब तक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक भी दफा हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं किया। किसी प्रिंसिपल मामले पर तो कर सकते, चले अमीनुद्दीन खान साहब एक हुकूमती वोट पहला, उसके बाद लॉ मिनिस्टर दूसरा हुकूमती आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, दूसरा हुकूमती वोट, ये 2 हो गए। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तीसरा हुकूमती वोट, ये 3 हो गए। उसके बाद बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं एहसन भून साहब, इससे पहले अख्तर हुसैन साहब थे, उन्होंने एक मामले पर डाइसेंट किया था, फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और एहसन भून साहब आए जो 26वीं तरमीम के तो हामी हैं, 27वीं आईनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए मरियम? 4 हो गए। उसके बाद 2 तो बराह रास्त हुकूमत के हैं, एक कौमी असम्बली और एक सेनेट से, कितने हो गए? 6। स्पीकर नॉमिनी, स्पीकर हैं अयाज सादिक, ताल्लुक है उनका मुस्लिम लीग नून से, और उनकी जो नॉमिनी हैं वो कोई सोशल वर्कर हैं, और वो यहाँ बैठ के आईनी बेंचेस के जजेस कौन लगेंगे, इस मुल्क की जुडिशरी में कौन से जजेस आएंगे, हाई कोर्ट में एलिवेट होके एडिशनल जजेस, फिर वो मुस्तकिल होने हैं अभी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से कौन से जजेस आएंगे, ये वो मौसूफा करती हैं जो कहती हैं कि मैं सारी ज़िंदगी सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, अब जुडिशरी में वो स्पीकर नॉमिनी लगा दी गई हैं। तो ये टोटल वोट मरियम कितने हो गए? 7 वोट हो गए। अब हम जाते हैं अक्सरियत में, चले अकलियत में, मान लेते हैं, मान भी नहीं हकीकत है, पीटीआई के दोनों वोट, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, सेनेट और कौमी असम्बली से हमेशा खिलाफ गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इफेक्टरी हैं मौजूदा निज़ाम के, और वो भी चलें खिलाफ वोट करते हैं। टोटल वोट ये कितने हो गए? 4। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, मैं ये बड़ा दिल गुर्दा करके अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करके उन्हें भी हुकूमत के मुखालिफ कह रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने कम से कम किसी इजलास में तो हुकूमत, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल को हुकूमत यानी हाइब्रिड निज़ाम, यहाँ पर हुकूमत को आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आपने बिल्कुल माइनस नहीं करना, हाइब्रिड निज़ाम के मुखालिफ करार दे रहा हूँ। खुदा भी मुझे माफ़ करे, आपने भी मुझे माफ़ करना है, और मैंने अपने अंदर बहुत करेज पैदा की है ये गुफ्तगू करते हुए। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी 7-6 की अक्सरियत है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आपकी उस लाडले जुडिशल कमीशन की। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। अगर बहुत सारे मामलात में मैं बेस्ट के सिनेरियो देखूं तो सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के और पीटीआई के 2 वोट्स के 4 की अकलियत है, 9 की अक्सरियत है। ऐसा ही है। तो ये झूठ है, ये बदनीयती है। अब झूठ कौन बोल रहा है और बदनीयती कौन कर रहा है, फैसला आप कर लीजिएगा, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। हमें तो कंटेम्प्ट से थोड़ी बहुत डर लगता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक जो आज का अहम तरीन मौजू भी है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर को होने वाले इजलास के खिलाफ खत लिखा है। खत में उन्होंने अपने एतराज़ात बताए हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि उन्होंने जुडिशल काउंसिल के इजलास के दौरान ये कहा था कि वो अपनी तहरीरी जो उनकी एतराज़ात हैं उनको पीर को यानी 20 अक्टूबर है उसको जमा करवा देंगे। गुज़िश्ता रोज़ का खत है, आज मंजर आम पर आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी ये खत लिखा गया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार हैं उनको भी लिखा गया कि वो तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस के भी नोटिस में इस खत को लाएं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी पता होना चाहिए कि किस किस्म की पाबंदियां जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत तमाम जजेस के ऊपर लग चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं आपके अल्फाज में तरमीम करना चाहता हूँ। ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट या जजेस के ज़ाब्ता कार में तब्दीलियाँ नहीं की गई थी। ये जिस प्रोसेस के ज़रिए अडॉप्ट करके ये सब कुछ किया गया ये जुडिशल मार्शल लॉ है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ये तजावीज़ थी, मंजूरी देने वाले जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आलिया नीलम थे। इन 3 लोगों ने बैठकर इस पूरे मुल्क की जुडिशरी के जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में जो तरामीम की हैं जुडिशल मार्शल लॉ अमलन नाफिज किया है। जिस तरह की पाबंदियाँ थी, पर्सन स्पेसिफिक ये पाबंदियाँ थी। इससे पहले काजी फैज़ ने इसको अमेंड किया था तो अगेन पर्सन स्पेसिफिक था। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक या जितने बाकी वोकल लोग हैं, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को सामने रखते हुए पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की हैं जो कि जुडिशल मार्शल लॉ से कम नहीं है। माजरत में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था, अब आप आगे बता दीजिए। जो पढ़ी लिखी बात है वो आप कीजिएगा। अब ये मैंने नहीं कहा, अगर मैं कहती तो उसको आप अटैक मान लेते,
पढ़ी लिखी बात कुछ है कि ख़त 11 सफ़हात का है और उस 11 सफ़हात के ख़त के अंदर जितनी तरामीम की गई और जो मुजवज़ा तरामीम थी उनके ऊपर जो है वो जजेस ने अपने एतराज़ात बताए हैं। उनका पहला एतराज़ ये है कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान जब से चीफ जस्टिस बने उन्होंने एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है उसको बड़ा फ़ाल कर लिया है, और जो एक डिक्टेटर ने बनाई थी। जी, साल 2002 में एक डिक्टेटर के दौर में वो बनी थी, परवेज मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद वो डिक्टेटर के ऑर्डर से चलती हुई आज तक आ रही है। और चीफ जस्टिस जब भी कोई बात हो, जबरी गुमशुदगियों की हो, जजेस के खिलाफ जो है वो प्रेशर आने की हो, खासतौर पर अदलिया में मुदाखलत का मामला जो 6 जजेस ने उठाया, उस पर बार बार वो कहते नजर आते हैं कि ये जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसमें बैठकर हम ज़ाब्ता अखलाक को तय कर रहे हैं। तो इस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में पहला एतराज़ ये लगाया है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 209 जो ये बात वाज़ेह करता है कि जजेस के खिलाफ किसी भी किस्म का ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाएगी। जज साहिबान ये इंकशाफ करते हैं अपने ख़त के अंदर कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसके इजलास के अंदर बैठ कर के ये तरामीम तय हुई, जिन उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर एज अ चीफ जस्टिस शामिल थे। वो उस फोरम पर भी इन रूल्स की मंजूरी देकर आए और इस फोरम पर यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आकर भी उन्होंने ये रूल्स मंजूर कर लिए। दोनों जज साहिबान ये कहते हैं कि इन जो तीनों चीफ जस्टिस हैं इनको पहले से इल्म था इन रूल्स का, और हमारे सामने पहली मर्तबा आए, वो डिस्कशन नहीं हुई रूल्स पर। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन तीनों जज साहिबान को जिन्होंने एक फोरम पर ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था उनको अगले फोरम पर भी हिस्सा नहीं होना चाहिए था रूल मेकिंग का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 209 है उसकी बराह रास्त खिलाफ वर्जी है कि आप एक और फोरम पर जजेस का ज़ाब्ता अखलाक बना रहे हैं। मिसाल उन्होंने एक ये भी दी है कि खुद ही चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने उनसे इतफाक भी किया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आईन पाकिस्तान आर्टिकल 209 के तहत पाबंद करता है कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ बनेगा। और उसके अलावा इसी में एक चीज़ इसमें यह भी आई कि जज साहिबान लिखते हैं कि खुद चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ 2 रोज़ कबल उसमें ये बताया कि एक जज साहब ने ना नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर एतराज़ उठाया कि हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई फैसला कर दे तो जज का मिसकंडक्ट नहीं होगा। तो कहते हैं फिर हमने उस बात को निकाल दिया। तो दोनों जज साहिबान इस बात पर भी मोतरस हैं कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग के पास कहाँ से ये इख्तियार आ रहा है कि वो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तय करें। वैसे ओवरऑल जो हर 1 महीने के बाद नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है उसकी अब तक मैं आपको लुबे लबा बताऊं, एक तो वो उसके बना हुआ था एक डिक्टेटर के ज़माने का, फिर उसमें 18वीं आईनी तरमीम के बाद या अदलिया की आज़ादी के बाद उसको थोड़ा सा एक जुडिशल कवर ज़रूर दे दिया गया था, मगर मुझे बताएं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, वो किस दायरा अख्तियार के तहत बैठा हल हो गया। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अब हमने वो जो फोर्सेस को 90 दिन के लिए डिटेंशन के अख्तियारात की कानून साजी कर दी है, तो अब आप समझें मसला हल हो गया और चीफ जस्टिस बैठकर वहां तालियां बजा रहे हैं कि मैंने जबरी गुमशुदगियों का मसला हल कर दिया है। पहले जो जबरी गुमशुदा होता था अब कानून के मुताबिक वो डिटेन कर लिया जाएगा, तो ये मसला हल हो चुका। वहीं पर बैठकर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का या हाई कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का खत उन्होंने लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का हर महीने इजलास बुलाकर हर गैर आईनी इकदाम की तौसीक भी की जाती है और वहां बैठकर फैसले भी किए जा रहे हैं। और उन लोगों के साथ बैठ के जिनके खिलाफ ये खत था यानी एग्जेक्टिव का, तो उसका तस्करा भी इस खत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि हम एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं जब जमहूरियत खुद दबाव का शिकार है और आईनी इदारे आजमाइश के साए में हैं। जजेस ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में एक मजबूत, बेखौफ और आज़ाद अदलिया ही आवाम की आखिरी और वाहिद पनाहगाह होती है। जजेस की आज़ादी को महदूद करने, जजेस को काबू करने से मुतालिक किसी भी तरमीम को एहतियात से देखना चाहिए। दोनों जज साहिबान ने कहा कि जजेस को सजा देने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इक़दाम को पूरी मजबूती से इसकी मज़ामत करना ज़रूरी है। और जज साहिबान ने जस्टिस सरफराज डोगर, जिनके तबादले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेरे इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है वो जो है वो एक तरह से सवालिया निशान उस पर उठता है। तो दोनों का हवाला देते हुए कहा कि इन दोनों जज साहिबान को बैठकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जो है वो ये ज़ाब्ता अखलाक पास करना चाहिए था। और ये भी कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर को तो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा
अब इसमें मजीद क्या हुआ है, देखिए जो पहला किया गया कि जजेस जो हैं वो किसी तनाज़े के हिस्सा नहीं बनेंगे, जजेस को किसी पब्लिक फोरम पर, उसमें ना अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कहा गया कि जजेस जो है अवामी तनाज़े का हिस्सा ना बने, और सेकेंडली ये कि जजेस किसी सियासी सवाल पर बात ना करें। और ये भी कहा गया कि एक जज को, मैं अब एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ कि वो अमेंडमेंट क्या थी आर्टिकल 5 में, कि एक जज को किसी भी अवामी तनाज़े में शरीक नहीं होना चाहिए, ख़्वाह वो तकरीर, तहरीर, मुबाहिसे या किसी भी फोरम पर तबसरे की सूरत में हो, ख़ुसूसन सियासी नोयत के मामलात में, ख़्वाह इन मामलात में कोई कानूनी पहलू ही क्यों ना शामिल हो। जज को मीडिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक या गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे अमूर पर जिससे अवामी बहस का इम्कान पैदा हो। अब कौन से ऐसे अमूर हैं, ये कौन तय करेगा कि जिससे एक तो कंट्रोवर्सी पैदा होगी और अवामी बहस जो होगी। आगे वो लिखते हैं कि जी अगर किसी जज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम अवामी तौर पर आयद किया जाता है, यानी कोई भी उठे इस मुल्क में, कोई भी प्रॉक्सी उठे, वो किसी जज के खिलाफ, चाहे रेफरेंस के हवाले से, बदउनवानी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी ज़िंदा मिसाल हैं, हालिया दौर में उनकी जितनी करैक्टर असैसिनेशन की गई है, अब वो उसका जवाब भी नहीं दे सकेगा। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, पूरा प्रोसेस है, वो जज रजिस्ट्रार को लिखेगा, रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस को बताएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होंगे, और फिर क्या होगा, उसका इदारा जाती जवाब दिया जाएगा, और चीफ जस्टिस चाहे या ना चाहे उसका कोई जवाब दे या ना दे, ये उसकी सवाबदीद है। तो इस पर इन 2 जज साहिबान ने टोटल 9 जो इतराज़ात हैं, गालिबन 10 इतराज़ात जो हैं वो इस पर आयद किए हैं इस एक अमेंडमेंट पर। वो कहते हैं कि ये बेवुसत है, मतलब इसको बेवुसत कह रहा हूँ, बेहद वसी कर दिया गया है, ओवरलैप कर दिया गया है, चीज़ों को पढ़ के समझ आपको आती नहीं है। का मतलब और ये है कि ये जो कहना कि ये सियासी सवाल का जवाब जज नहीं देंगे या जज किसी अवामी तनाज़े का शिकार नहीं होंगे, ये मुबहम अल्फाज हैं। इसको तो अगर मतलब वो जज ये कहते हैं कि अगर हम किसी जो है वो सिनफी हसासियत के मामले पर बात करें, या मिसाल के तौर पर जैसे अभी रिसेंटली मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, तो वो कहते हैं अगर उससे भी कोई अवामी तनाज़ा चल पड़े, हालांकि ये तो एजुकेशनल पर्पसेस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बाकायदा जजेस को दुनिया भर में इजाजत होती है बात करने की, तो आप जजेस को एक हेल्दी डायलॉग में इन्वॉल्व होने से रोक कैसे सकते हैं। इस किस्म की मुबहम जो है वो जज साहिबान ये लिखते हैं कि तरमीम करने से मुस्तकबिल में एग्जीक्यूटिव के पास या जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके पास एक हथियार आ गया है कि वो जजेस के खिलाफ कार्रवाई को। फिर उन्होंने दूसरा उसमें जो लिखा, वो कहते हैं कि आपने जजेस की आज़ादी, इजहार राय की जो आज़ादी थी उसमें भी कमी कर दी है। फिर वो कहते हैं कि ये जो जुडिशल करेज है इस पर इसके मनफी असरात पैदा होंगे। उसको लिंक ये करते हैं कि मौजूदा जिस तरह की सूरत हाल है उसमें जज को बोलना चाहिए अगर किसी जज के ऊपर दबाव है, और ये हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2, 2.5, 3 साल से बिलखसूस जिस कदर ये मामलात बढ़ गए हैं। तो अगर कोई जुडिशल करेज भी रखता होगा, वो बोलना चाहता होगा, वो बताना चाहता होगा, वो ये मामला पब्लिक डिस्कोर्स में लाना चाहता होगा, वो विसल ब्लोअर का किरदार अदा करना चाहता होगा, तो आपने वहाँ पर भी उसका रास्ता रोक दिया है। चौथा वो कहते हैं कि जी ये सेंट्रलाइजेशन है चीफ जस्टिस की पावर में, यानी आपने अब इदारा जाती जवाब का अख्तियार भी बराह रास्त चीफ जस्टिस को, चाहे आपने वहां कमेटी बनाई है, लेकिन जज किसको लिखेगा? रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार वो वसूल करे ना करे, वो चीफ जस्टिस तक पहुंचाए ना पहुंचाए, क्योंकि चीफ जस्टिस के ही इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है वो रजिस्ट्रार। फिर आगे वो कहते हैं कि जी मीडिया पर जो राब्ता है उस पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। हालांकि जदीद जमहूरी माशरों में जज अक्सर तालीमी इंटरव्यूज़ या इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते हैं, और ये जो मीडिया से किसी किस्म की बातचीत ना करना, ये मुकम्मल पाबंदी होना, ये मुतलकुल अनान रवैया है। उसके बाद वो फिर आगे बोलते हैं कि ये इससे क्या होगा जब कोई बात नहीं करेगा, पाबंदी होगी, तो फिर वो जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है यानी इदारा जाती एहतसाब वो दब जाएगा। वजह उसकी वो ये बताते हैं कि अगर कोई जज जो है या कोई इदारा वो किसी बेज़ाब्तगी या बद इंतज़ामी की निशानदही करना चाहता हो, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, अब वो भी नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि इस तरह से अदलिया जो है एक क्लोज्ड सिस्टम के तहत, एक बंद निज़ाम के तहत बन जाएगी, जो कि बैरूनी एहतसाब से फिर महफूज रहती है। लेकिन वो कहता है कि बहुत आइडियल हालात में तो ये ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के
कंटेम्प्रेरी सिचुएशन पे बात करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जब इंतज़ामिया की मुदाखलत हो या फिर दाखिली बद इंतज़ामी हो या अदलिया की आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया जाए, तो फिर ये जो खामोशी की शिक है ये जजों को इदारे के दफा से भी रोकती है। ये भी कहा है जज साहिबान ने कि इस किस्म की जो तरमीम है, इससे जो जजेस आउटस्पोकन हैं, जो खुलकर बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक हथियार आ गया है किसी एग्जीक्यूटिव के पास भी कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और ये भी कहा है कि इसका बड़ा चिलिंग इफेक्ट होगा और ये दरवाज़ा खोलेगी एक मरतबा फिर गलत इस्तेमाल का जो अदलिया के खिलाफ इख्तियारात का है। तो बहरहाल इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक प्रपोज्ड मुजव्वज़ा तरमीम है जजेस के खिलाफ, आपको पता है जो 6 जजेस ने खत लिखा था उस पर चीफ जस्टिस जो जवाब देते हैं कि हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर इसको टेकअप कर रहे हैं, तो उस तरमीम को जो उनके सामने आई थी उस पर भी जज साहिबान ये कहते हैं कि ये जो बना दिया गया है कि जज बराह रास्त जो है वो नहीं अपने खिलाफ कर सकता किसी भी किस्म की शिकायत, बल्कि उसको एक कमेटी के पास जाना होगा। इससे होगा ये कि वो चीफ जस्टिस के मरहूने मिन्नत होगा। चीफ जस्टिस चाहें तो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और नहीं चाहेंगे तो चाहे वो जज हरासा होता रहे उसके खिलाफ कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। और ये भी जजेस ने कहा कि इस तरह से होगा ये कि जज साहिबान अपने खिलाफ किसी भी किस्म के दबाव को रिपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। और ये भी कि अगर जो है वो आप जजेस के ऊपर ये कदगन लगा रहे हैं कि वो किसी भी किस्म के कम्युनिटी फंक्शन में यानी किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन में नहीं जा सकते। आपको पता है कुछ जज साहिबान काफ़ी मकबूल हैं कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से होगा तो फिर जज साहिबान तो किसी भी किस्म के जो है वो दावत को कबूल नहीं कर सकेंगे और उनकी जो सोशल लाइफ है वो रहेगी नहीं। ऑलरेडी जजेस के ऊपर बड़ा कंट्रोल्ड किस्म का इन्वायरमेंट होता है। और आखिर में उन्होंने इन तरमीम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात देते हुए कहा कि ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। काफ़ी महज़्ज़ब अल्फाज का जो है वो चुनाव किया गया है, लेकिन इस सब का मतलब एक ही निकलता है कि आप जितनी कदगने लगाते चले जा रहे हैं, कदगने कभी भी, पाबंदियां कभी भी जो है वो बेहतरी नहीं लाती, बल्कि वो मजीद जो है ना वो रेजिस्टेंस को। मैंने ये पहले भी एक गुफ्तगू इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से नाज़रीन आपके सामने रखी थी। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक शख्स गया, वकील है वो, और उसका जजों में उठना बैठना था, तो वो गया इस मुल्क के सबसे ताकतवर इदारे के पास। तो वहाँ पर अब गुफ्तगू हो रही थी, तो उस ताकतवर इदारे के एक शख्स ने आगे से कहा कि यार ये तुम्हारा चीफ जस्टिस जो है वो तुम्हारे जजेस को रोक नहीं सकता। ये आए दिन खड़े होकर कोई तकरीर कर देता है, आए दिन खड़े होकर कोई ख़त लिख देता है, या आए दिन खड़े होकर कोई अपने ही चीफ जस्टिस को ललकार देता है। चीफ जस्टिस को रोकना चाहिए। वो जज कर कैसे सकता है ऐसा? तो वहाँ उन्हें बताया गया कि हुजूर आपके पास जो डिसिप्लिन है वो जुडिशरी में नहीं, जो फौज में डिसिप्लिन है वो जुडिशरी में नहीं। मैं फौज के इदारे का नाम मैंने तो नहीं लिया, मैं उस ताकतवर इदारे का नाम ले रहा हूँ। उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन पाकिस्तान के किसी और इदारे में है? चलें ठीक है, आप मिसाल के तौर पर वो इदारा ज़रूर ले सकती हैं। तो कहा गया कि अदलिया में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती। आईने पाकिस्तान हाई कोर्ट का कोई जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दे आर इक्वल। उनकी जुडिशल पावर्स एक हैं, चाहे इस वक्त 23वें नंबर का जूनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट में, या सीनियर जज जो कि तीसरे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस बनाया गया है, या जस्टिस मंसूर हैं या जस्टिस मुनीब हैं, उनकी जुडिशल पावर्स एक हैं। हाँ, इंतजामी मामलात में चीफ जस्टिस के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स ज़रूर थी सुप्रीम कोर्ट के अमूर चलाने के लिए। अब 26वीं आईनी तरमीम में तो सारे अदलिया का बेड़ा ही गर्क कर दिया गया। तो आगे से वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई अपने चीफ के खिलाफ कैसे बात कर सकता है? तो फिर अब आपने देख लिया, उसका अमली मुजाहिरा कर दिया गया। आपके कहने का मतलब ये है। तो बहरहाल जो आपने कहा कि डिसिप्लिन अदलिया में नहीं है, अदलिया में डिसिप्लिन ज़रूर है, लेकिन वो जो एक मास्टर और सर्वेंट वाला हिसाब है वो नहीं है जजेस के दरमियान, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक तमाम एक इज्तमाइयत के तहत वो जो एक लफ्ज़ होता है कॉलेजियलिटी के तहत, हाँ जी, वो एक जजेस एक दूसरे के साथ वो तो रखते हैं, लेकिन आप ये कहें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहें हाउ डेयर यू, तुम मेरे जूनियर और तुमने ये सवाल कैसे किया, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला कैसे दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा डिसिप्लिन का, ये चेन ऑफ कमांड का, ये इन पाबंदियों का, ये बराह रास्त आपकी अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं ना। जब आज़ादी ख़त्म हुई तो अदलिया भी ख़त्म हुई। अदलिया और आज़ादी ये दोनों अलग अलग टर्म्स हरगिज़ नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन
जो अदलिया के सरबराह हैं उनका इंटरेस्ट किस तरफ है आप खुद बेहतर जज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो मौजू है वसीम, महमूद खान अचकज़ई को बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया और उनकी नामजदगी से कुछ हल्के खुश नहीं हैं, जैसे कुछ हल्के सुहेल आफरीदी के चीफ मिनिस्टर वही हल्के हैं जो सुहेल आफरीदी से खुश नहीं थे, वो महमूद अचकज़ई साहब से भी खुश नहीं थे। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासी हिकमत अमली जो तब्दील की है और अब उन्होंने अग्रेसिव जो प्लेयर्स हैं वो मैदान में उतारने का फैसला किया था और ये सिलसिले की कड़ी थी। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन, चूँकि वो अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही ऑलरेडी कर रहे थे और उसी दो उन्होंने फिर जो अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट चलें कोई और तो था जो सुहेल आफरीदी की भी रुकावट बना, लेकिन यहाँ PTI के अंदर मरियम बहुत सारे लोग थे। एक तो कैंडिडेट एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे सामने भी मौजूद थे, उन्हें पता नहीं था कि वो बिल्कुल हमारे साथ ही बैठे हैं और जिस तरह इमरान खान के इस फैसले के ऊपर इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे, तो हर शख्स जो है वो PTI में अपोजिशन लीडर बनने का ख्वाहिशमंद था। इमरान खान ने उनकी उम्मीदें तोड़ी तो बहरहाल मुतअद्दिद बार ये इमरान खान की जानिब से पैगामात आए और एट द एंड ऑफ द डे गालबन कोई 74 के करीब MNAs ने सिग्नेचर किए और आज एक करारदाद जो है वो बाकायदा तौर पर करारदाद या जो भी रेक्विजिशन वो असम्बली में जमा करवा दी गई है और सेक्रेटरी की जानिब से वो वसूल भी कर ली गई है। दूसरा जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं सेनेट में, उनके लिए नामजदगी थी। सेनेटर्स दस्तखत नहीं कर रहे थे और गालबन अभी तक भी उन्होंने दस्तखत उस तरह खुल के नहीं किए और अब उनकी भी नामजदगी या उनकी भी तकर्री होनी है तो वो भी देखते हैं। लेकिन ये इमरान खान की उस सोच जिसमें वो अब ऑल आउट जाने का कह रहे हैं, पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी हों अपोजिशन लीडर जो अचकज़ई साहब हों और सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, तमाम हार्डलाइनर्स हैं। लेकिन जब हम इन लोगों की बात करें यानी महमूद खान अचकज़ई की या अल्लामा राजा नासिर अब्बास की, तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। कहानी कुछ ये भी हुई वसीम कि कुछ दिन कबल एक खबर सामने आई, 3 जमातें हैं। एक का नाम पाकिस्तान अमन तहरीक है, बड़ी गैर मकबूल किस्म की जमातें हैं और रजिस्टर्ड हैं एज अ पॉलिटिकल, लेकिन सबसे मुहिब्बे वतन जमातें यही होती हैं चाहे गैर मकबूल जितनी, लेकिन वो बेचारियां आज उनके साथ बहुत बुरी हुई है। मैं बताती हूँ, पाकिस्तान अमन तहरीक, पाकिस्तान फलाही तहरीक और पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी, इनकी जानिब से एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जाती है और कहा जाता है जनाब हम एक अलायंस बनाना चाहते हैं, हमारे अलायंस को नाम दे दीजिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन आज के दिन यानी आज मंगल को उनको तलब कर लेता है और आज जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला उठता है और वहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के उहदेदारान भी मौजूद होते हैं, तो वो बताते हैं कि हज़ूर हम ऑलरेडी एक इतनी सारी पार्टीज का अलायंस, वर्किंग अलायंस है, हम काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो दूसरी जानिब से ये जो पाकिस्तान अमन तहरीक और पाकिस्तान फलाही तहरीक और पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी है, ये बताते हैं अमन फलाह वेलफेयर, अमन फलाह और वेलफेयर मिलकर बताते हैं कि हमने तो कोई ऐसी अलायंस की दरख्वास्त ही नहीं दी और वहां पर इलेक्शन कमीशन उन्हें कहता है कि आप दरख्वास्त वापस ले लें, वो दरख्वास्त जो उन्होंने दी नहीं है और उसके बाद ये मामला ये दरख्वास्त दायर भी होती है, आज के लिए समात के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की सबसे पहले ये स्टोरी थी, इलेक्शन कमीशन को वो कवर करते हैं, तो हम दोनों इकट्ठे ही बैठे थे कि अचानक एक दिन उनके एक सोर्स ने उन्हें एक कॉज लिस्ट भेजी और इस एक स्टोरी के बारे में, इस एक केस के बारे में उन्हें मार्क करके भेजा। तो जब हम दोनों ने वो स्टोरी पढ़ी तो हम दोनों भी परेशान हो गए। फिर हमने ये सोचा कि शायद ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसने अपने किसी वकला के ज़रिए कोई ख़ुद दरख्वास्त दायर करके इसको एक इंतखाबी जमात के तौर पर रजिस्टर करवाने का फ़ैसला तो नहीं किया। लेकिन फिर हमने ये जो अमन फलाह और वेलफेयर पढ़ा तो फिर हमारी परेशानी बढ़ी। तो फिर हमने अखुनज़दा खत्म हो गई, समझ आ गया नहीं, फिर नहीं, उस वक्त भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने वो उनके जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान है अखुनज़दा हुसैन, उनको कॉल की और उनसे पूछा तो उनके भी इल्म में ये नहीं था। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ हैरानगी मुझे आज भी हुई है कि वो तीनों आके मुकर गए हैं। कहाँ ये मामला ख़राब हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने सर्व करने से इनकार कर दिया। यानी ये भी अब क़यामत की निशानी है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बहरहाल एक मनसूबा था, वारदात डालने की कोशिश थी। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हुए थे, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन ये एक वो कहते हैं ना, जब कामरान खान साहब कभी बैठकर वो अजब करप्शन की गज़ब दास्तान सियासतदानों के खिलाफ सुनाया करते थे, आज तक तो किसी सियासतदान के खिलाफ उस कहानी के ऊपर वो पूरा नहीं उतरा। उनके नज़दीक सिर्फ सियासतदान इस मुल्क में अजब करप्ट और गज़ब दास्तानें थी। तो आज ये भी कोई अजब केस की गज़ब दास्तान थी जो अभी तक हमें भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। बहरहाल इख्तिताम करेंगे इस बात के ऊपर कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज इस शेर से शुरू की कि बाज़ीजा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस बात से उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर पूरे, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी गालिबन ये शेर पढ़ा वहाँ पे। बिल्कुल।
तो मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।